हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 74 है। इससे पहले हम 73 क्लासेस ही कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 2 मई 2023 शिफ्ट 3 के जीके जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था? औरंगजेब, हुमायूं, शाहजहां या बाबर? तो किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था? तो ये किया था औरंगजेब ने। राइट आंसर ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए औरंगजेब। ओके, औरंगजेब के बारे में बात करें तो औरंगजेब यह शाहजहां का बेटा था। ठीक है, शाहजहां का बेटा था। औरंगजेब इसे आलमगीर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आलमगीर के नाम से इसे जाना जाता था और इसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। ठीक है, जिंदा पीर भी कहा जाता था औरंगजेब को। ठीक है, औरंगजेब इसने किन चीज़ों का निर्माण करवाया? तो इसने निर्माण करवाया बादशाही मस्जिद का निर्माण, बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया लाहौर में। ठीक है, फिर इसने दिल्ली के लाल किले में, ठीक है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। ओके, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया और इसने बीबी का मकबरा बनवाया। ठीक है, बीबी का मकबरा बनवाया औरंगाबाद में। ओके, ठीक है, फिर बात करें हम हुमायूं की। ठीक है, तो हुमायूं यह बाबर का बेटा था। ठीक है, हुमायूं यह बाबर का बेटा था। हुमायूं, इसके युद्ध इंपॉर्टेंट है तो इसके युद्धों की बात करें तो इसके युद्ध हैं चौसा का युद्ध। ठीक है, चौसा का युद्ध जो कि 1539 में हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी के बीच। ठीक है, हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी के बीच ये युद्ध हुआ था 1539 में, चौसा का। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था कन्नौज, जिसे बिलग्राम भी कहते हैं। ठीक है, ये युद्ध हुआ था कब? कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। तो ये हुआ था 1540 में, हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी के बीच। ओके, फिर इसके बाद सरहिंद का युद्ध हुआ। ठीक है, सरहिंद का युद्ध हुआ तो ये हुआ था 1555 में। ठीक है, और ये हुआ था हुमायूं वर्सेस सिकंदर शाह सूरी के बीच ये युद्ध हुआ था। ओके, फिर अब हम बात करें शाहजहां की। ठीक है, तो शाहजहां यह जहांगीर का बेटा था। ठीक है, शाहजहां यह जहांगीर का बेटा था। शाहजहां इसने ताजमहल का निर्माण करवाया। ठीक है, ताजमहल का निर्माण करवाया अपनी बेगम मुमताज की याद में आगरा में। ठीक है, ओके, और इसने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया। ओके, और इसने जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। ओके, फिर बात करें बाबर की। ठीक है, तो बाबर इसने यह मुगल वंश का संस्थापक है। ठीक है, बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। ठीक है, बाबर के युद्ध इंपॉर्टेंट है इसलिए हम बाबर के युद्धों के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो बाबर के जो युद्ध हैं उसे आप ट्रिक के ज़रिए याद करेंगे ताकि आपको बहुत ही जल्दी से याद हो जाए। तो इसकी ट्रिक क्या होगी? तो बाबर के युद्धों की ट्रिक है पानी पिया, चांद देखा, घर गया, एक मिनट, सॉरी, पानी पिया,
खाना खाया, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। ठीक है, तो पानी पिया से पानीपत का पहला युद्ध, ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध जो कि हुआ था 1526 में, और ये किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और इसमें बाबर जीत गया था, जिसके बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, फिर खाना खाया से खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा का युद्ध जो हुआ था 1527 में, और ये हुआ था बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच। ठीक है, बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच। फिर चांद देखा से चंदेरी का युद्ध जो हुआ था 1528 में, और ये हुआ था बाबर वर्सेस मेदिनी राय के बीच। ठीक है, बाबर वर्सेस मेदिनी राय के बीच युद्ध हुआ था। फिर घर गया से घाघरा का युद्ध। ठीक है, घाघरा का युद्ध जो हुआ था 1529 में, और ये हुआ था बाबर वर्सेस महमूद लोदी के बीच। ठीक है, बाबर वर्सेस महमूद लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था, और मर गया से इसकी मृत्यु हो गई थी 1530 में। ठीक है, फिर बाबर ने किन चीज़ों का निर्माण करवाया। ठीक है, तो बाबर ने किन चीज़ों का निर्माण करवाया, तो इसने निर्माण करवाया बाबरी मस्जिद का। ठीक है, बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया, काबुल बाग का निर्माण करवाया। ठीक है ना, काबुल बाग का उद्यान, मदरसे। ठीक है, इन चीज़ों का निर्माण करवाया था बाबर ने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र डैश द्वारा लिखा गया था। विष्णु शर्मा, कालिदास, चंद्रगुप्त, चाणक्य। तो अर्थशास्त्र तो यह लिखा गया था चाणक्य के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन डी, चाणक्य। चाणक्य, इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कौटिल्य के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, चाणक्य को। ठीक है, फिर बात करें विष्णु शर्मा ने कौन सी रचना लिखी है, तो विष्णु शर्मा ने लिखा है पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र लिखा है विष्णु शर्मा द्वारा। कालिदास की रचनाएं तो इनकी है मेघदूत, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वश्यम। ठीक है, ये कुछ इनकी कालिदास की रचना है। ठीक है, और चंद्रगुप्त यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो चंद्रगुप्त यह लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। ठीक है, चंद्रगुप्त यह जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, लखनऊ संधि पर डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। मुस्लिम लीग और महात्मा गांधी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आर्य समाज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और सैयद अहमद खान। तो लखनऊ संधि पर डैश के बीच हस्ताक्षर हुए थे। तो लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे, तो ये हुए थे 1916 में इस पर हस्ताक्षर हुए थे। और किसके बीच हुए थे, तो ये हुए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, फॉर्मेल, हॉर्स, रोमन रिंग्स, बोल्टिंग टेबल कुछ शब्द हैं जो डैश से संबंधित है। जिम्नास्टिक, तैराकी, घुड़सवारी या पोलो। तो पॉमेल हॉर्स, रोमन रिंग्स, बोल्टिंग टेबल। ठीक है, कुछ शब्द हैं जो संबंधित हैं जिम्नास्टिक से। राइट आंसर ऑप्शन ए, जिम्नास्टिक। ओके, नेक्स्ट है, द जोया फैक्टर डैश द्वारा लिखित एक उपन्यास है। राजश्री, जेरी पिंटो, सुकेतु मेहता या अनुजा चौहान। तो द जोया फैक्टर ये किसके द्वारा लिखित एक उपन्यास है, तो ये लिखित है अनुजा चौहान के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन डी, अनुजा चौहान। नेक्स्ट है, हॉर्नबिल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। नागालैंड, लद्दाख, राजस्थान है तमिलनाडु। तो हॉर्नबिल उत्सव यह मनाया जाता है नागालैंड में। ओके, राइट आंसर ऑप्शन ए, नागालैंड। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 43। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है, तो यह संबंधित है अनुच्छेद
44। राइट आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 44। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक विस्तृत वन कौन से? पर्वतीय वन, सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो भारत में सर्वाधिक विस्तृत वन, ठीक है, तो ये है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, नेपाल भारत का पड़ोसी देश भारत के डैश पर स्थित है? पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम। तो नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और ये भारत के उत्तर पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी उत्तर। ओके, नेक्स्ट है, वर्ष 1965 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली मृणालिनी साराभाई एक मान्यता प्राप्त डैश नृत्यांगना थी? ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम। तो पद्मश्री से प्राप्त करने वाली मृणालिनी साराभाई, ठीक है, यह एक मान्यता प्राप्त नृत्यांगना थी, तो ये भरतनाट्यम की नृत्यांगना थी। राइट आंसर ऑप्शन डी भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम ये भरतनाट्यम यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। और उड़ीसी यह उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बाजरा या मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है? ज्वार, रागी, गेहूं या बाजरा। तो इनमें से कौन सा बाजरा या मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है? तो ये है गेहूं। राइट आंसर ऑप्शन सी गेहूं। ओके, नेक्स्ट है, टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई डैश होती है? 264 सेंटीमीटर, 780 सेंटीमीटर, 274 सेंटीमीटर या 270 सेंटीमीटर। तो टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई ये होती है 274 सेंटीमीटर। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, गजनी के सुल्तान महमूद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर आक्रमण किया था? सोमनाथ मंदिर गुजरात, जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा, यमुनोत्री मंदिर उत्तराखंड या लिंगराज मंदिर उड़ीसा। तो गजनी के सुल्तान महमूद ने, ठीक है ना, किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर आक्रमण किया? तो ये किया था सोमनाथ मंदिर गुजरात पर। राइट आंसर ऑप्शन ए सोमनाथ मंदिर गुजरात। ओके, नेक्स्ट है, 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा भेजा गया वुड्स डिस्पैच डैश से संबंधित? अकाल, सैन्य, वस्त्र या शिक्षा। तो 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा भेजा गया वुड्स डिस्पैच, ठीक है, ये संबंधित था शिक्षा से। राइट आंसर ऑप्शन डी शिक्षा। ओके, नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस डैश को मनाया जाता है? 26 मार्च, 24 फरवरी, 27 दिसंबर या 25 जनवरी। तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। राइट आंसर ऑप्शन डी 25 जनवरी। नेक्स्ट है, जून 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? डिजिटल मुद्रा विजन 2030, भुगतान विजन 2025, डिजिटल मुद्रा विजन 2025 या भुगतान विजन 2030। तो जून 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने, ठीक है, डैश शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, तो ये जारी की है भुगतान विजन 2025। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, जॉर्जिया मेलोनी हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्पेन या यूक्रेन। तो जॉर्जिया मेलोनी ये हाल ही में, ठीक है, यह इटली की। राइट आंसर है ऑप्शन बी, इटली देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय संगीत व्यक्तित्व को पहचानिए। उनके अधीन शहनाई अपने औपचारिक संदर्भ से बाहर आई और एक शास्त्रीय संगीत वाद्ययंत्र के रूप में स्वीकार की जाने लगी? अल्लाह रखा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित रामनाथ या उस्ताद बुंदू खान। तो भारतीय संगीत व्यक्तियों की पहचानिए, ठीक है, कि उनके अधीन शहनाई अपने औपचारिक संदर्भ से बाहर आई और एक शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र के रूप में स्वीकार की जाने लगी। तो ये है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये शहनाई वादक थे, ठीक है। नेक्स्ट है, एक प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता उसे डैश कहा जाता है? सदिश प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब या वर्णक्रमीय प्रतिबिंब। तो वह प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है तो उसे कहा जाता है वास्तविक प्रतिबिंब। राइट आंसर ऑप्शन सी वास्तविक प्रतिबिंब। ओके, नेक्स्ट है, जीव विज्ञान में IVF शब्द का अर्थ है?
इन विट्रो फर्मेंटेशन इन विट्रो फर्मेंटेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इंटरनल बैनोम फ्रॉस्टिंग या इंटरनल विट्रो फर्मेंटेशन। ठीक है, तो जीव विज्ञान में IVF शब्द का अर्थ है, तो इसका अर्थ है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, पत्तियों में डैश नामक हरा रंग द्रव्य होता है जो पत्तियों को सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है। कैलिडोफिल, क्लोरोफिल, जैतोफिल या साइटोप्लाज्म। तो पत्तियों में डैश नामक हरा रंग द्रव्य होता है। ठीक है, तो ये कैलोरोफिल नामक हरा रंग द्रव्य होता है जो पत्तियों को सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट है, भूत कोला एक आत्मा पूजा अनुष्ठान नृत्य किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक। तो भूत कोला एक आत्मा पूजा अनुष्ठान नृत्य ये किस राज्य का है? तो ये है कर्नाटक राज्य का। राइट आंसर ऑप्शन डी, कर्नाटक। नेक्स्ट है, जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती है उसमें बड़े बड़े मोड़ आते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है। ऑक्सबो, तटबंध, विसर्प या ढेर। तो जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती है उसमें बड़े बड़े मोड़ आते हैं जिन्हें विसर्प कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, विसर्प। ओके, नेक्स्ट, कार्यशील आयु वर्ग में किसी राष्ट्र की जनसंख्या को सामान्यतः डैश के बीच समूहीकृत किया जाता है। 18 से 62 वर्ष, 16 से 60 वर्ष, 15 से 59 वर्ष या 14 से 58 वर्ष। तो कार्यशील आयु वर्ग में किसी राष्ट्र की जनसंख्या को सामान्यतः 15 से 59 वर्ष के बीच, ठीक है, समूहीकृत किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक बैंक के लिए मुख्य दायित्व है जमा, आर्थिक किराया, संपत्ति या ऋण। तो एक बैंक के लिए मुख्य दायित्व है जमा। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हाइप करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।